औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHP पार्ट सेकंड के लेक्चर जो राबिया खालिद साहिबा की बुक है, पेज नंबर 126 है। चैप्टर 3 चल रहा है फैमिली प्लानिंग वाला। तो आज हमने पढ़ना है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स। तो इससे पिछले जो लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के, उसमें तमाम में हमने वो चीज़ें पढ़ी हैं जो हमल को रोकने में हेल्प करती हैं, फैमिली प्लानिंग में बच्चों के दरमियान प्रॉपर वक्फा डालने में मदद देती हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स और ओरल कंट्रासेप्टिव्स में माने हमल गोलियां। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो जाके मेरे यूट्यूब चैनल इजी फार्मेसी LHPCMW की प्लेलिस्टों में देख सकता है। तो आज देखते हैं बेटा, ये अच्छे से देखा करें, इनमें MCQs भी बन सकती हैं और शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है, लॉन्ग भी बन सकते हैं। तो मेरे लेक्चर सुनेंगे तो इंशाल्लाह MCQs आसानी से आपकी हल हो जाएंगी, फेल नहीं होंगे आप इंशाल्लाह। तो हिस्ट्री देखते हैं बेटा इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स की। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट एक्टिंग प्रोजेस्टोजेंस, शॉर्ट एक्टिंग प्रोजेस्टोजेंस जो है उनका इस्तेमाल करने के बाद ये जो ऐसी अद्वियात बेटा जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हो, वो क्या थी, टैबलेट्स थी वो। तो साइंसदानों ने सोचा कि ये तो जो है प्रोजेस्टोजेंस क्या है बेटा, या तो ओव्यूलेशन को रोकते हैं या हमल होने नहीं देते, ऐसे हार्मोन्स होते हैं। तो पहले ये शॉर्ट एक्टिंग इन्होंने बनाए थे। तो फिर साइंसदानों ने ये शुरू कर दिया कि ये तो शॉर्ट एक्टिंग है, कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक इंजेक्शन लगाएं और ज़्यादा अरसे तक ये प्रोजेस्टोजेंस जो हैं बॉडी में रहें और ओव्यूलेशन ना होने दें और हमल से रोक के रखें। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट बिगन वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग एक्टिंग प्रोजेस्टोजेंस। साइंसदानों ने शुरू कर दिया, बिगिन का मतलब होता है शुरू कर देना, काम के जो लॉन्ग एक्टिंग प्रोजेस्टोजेंस हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए। इन 1957, ये मारूजी याद रखनी है बेटा, एंड 1958 यानी 1957 से 1958 में इंजेक्टेबल प्रोजेस्टोजेंस वर फर्स्ट डेवलप्ड डेपो प्रोवेरा, ठीक है, अपजॉन कंपनी थी उन्होंने, एंड नॉरिजेस्ट, ये स्कैरिंग एंड फील्ड ट्रायल्स बिगन इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दो कंपनियां थी, एक जॉन कंपनी थी और एक ये स्कैरिंग कंपनी थी। स्कैरिंग कंपनी ने नॉरिजेस्ट नाम का इंजेक्शन बनाया और अपजॉन ने प्रोवेरा नाम का, डेपो प्रोवेरा नाम का इंजेक्शन बनाया और मुख्तलिफ मुल्कों में इसके ट्रायल्स शुरू कर दिए गए। इन पाकिस्तान में इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1969। पाकिस्तान में ये इंजेक्शन जो है वो 1969 में इंट्रोड्यूस करवाए गए, मुतारफ़ करवाए गए। ये भी बेटा आ सकता है कि पाकिस्तान में सबसे पहले इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स कब आए, ठीक है। एज अ ट्रायल कंडक्टेड बाय द NRIFC ऑन डेपो प्रोवेरा। ये बेटा NRIFC एक इदारा है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फर्टिलिटी केयर, ठीक है, ये कराची में है और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ये फैमिली प्लानिंग से मुतल्लिक जो अमूर है उनको देखता है। तो इसने डेपो प्रोवेरा को 1969 में 1969 में जो है वो ट्रायल बेसिस पे शुरू कर दिया, ठीक है। सिंस देन, तब से वेरियस रिसर्च स्टडीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिसर्च मुताला है बीन कंडक्टेड फ्राम टाइम टू टाइम, यानी वक्तन फ़वक्तन जो है वो मुताले होते रहे इस पर, इन्वॉल्विंग बोथ इंजेक्टेबल्स डेपो प्रोवेरा एंड नॉरिजेस्ट। और इसमें दोनों इंजेक्शन शामिल हैं, दोनों डेपो प्रोवेरा भी और नॉरिजेस्ट भी, ठीक है, ये याद रख लेने हैं बेटा। तो कोई भी पूछ लेता है अगर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से इंजेक्शन हैं जो माने हमल के तौर पे यूज़ होते हैं, तो आपने बताना है नॉरिजेस्ट और डेपो प्रोवेरा। तो दोनों ही पाकिस्तान में यूज़ होते रहे, लेकिन सबसे पहले डेपो प्रोवेरा आया था 1969 में। और ये किसने किया था, किस इदारे ने, NRIFC ने, ठीक है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फर्टिलिटी केयर। तो इट हैज़ बीन नोटेड दैट, ये नोट किया गया है, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं तरक्की पजीर ममालिक, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह के लोग आते हैं। और तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, चाइना वगैरह, जिनमें तरक्कियाँ हो चुकी हैं। तो हमारे मुल्क जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में नोट किया गया था, एनी ड्रग गिवन बाय इंजेक्शन, कोई भी दवा जो इंजेक्शन के ज़रिए दी जाती है, हैज़ ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी, तो लोग उसको ज़्यादा कबूल करते हैं और ज़्यादा मानते हैं दैन ओरल मेडिकेशन की निस्बत। वो कहते हैं इंजेक्शन जो है वो ज़्यादा काम करता है। दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंजेक्टेबल
इंडिकेटेबल कंट्रासेप्टिव्स। तो इससे उनको ये लगा कि ये बहुत आला किस्म का जो है वो कंट्रासेप्टिव है इन पॉपुलेशन प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, जो पॉपुलेशन प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान है ऑन अ लिमिटेड स्केल पर। तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया बेटा महदूद पैमाने पर पाकिस्तान में, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स आर अवेलेबल इन पाकिस्तान। 2 किस्म के इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स जो हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इंजेक्शन नॉरिजेस्ट है, मैन्युफैक्चर्ड बाय स्कैरिंग एजी, ये कंपनी का नाम बेटा पहले भी हम पढ़ के आए हैं अभी। विच कंटेन्स 200 मिलीग्राम ऑफ नॉरहेथिस्टीरोन और ओइनेंथेट इन ऑयली सोल्यूशन ऑफ 1 ml एम्प्यूल। ये एम्प्यूल जो है वो 1 ml का होता है और ये इसके अंदर जो सा है ये इसका फार्मूला है। और ये कौन सा है? नॉरिजेस्ट इंजेक्शन है। दूसरा इंजेक्शन डेपो-प्रोवेरा है, मैन्युफैक्चर्ड बाय अपजॉन, और ये बनाया किसने? कंपनी ने, अपजॉन ने। विच कंटेन 150 मिलीग्राम ऑफ डेपो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। इसके अंदर होता है 150 मिलीग्राम डेपो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है इन एक्वस सस्पेंशन। और ये एक्वस सस्पेंशन, जहाँ एक्वस का नाम आया हो बेटा उसको कहते हैं उसमें पानी है, और जहाँ ऑयली हो वहाँ पे ऑयल है, ठीक है। ऑफ 1 ml एम्प्यूल, और ये भी कितना है? 1 ml एम्प्यूल है। ये अद्वियात के बेटा फार्मूले हैं। कुछ अद्वियात जो हैं, कुछ अद्वियात के जो मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑयल में अच्छे से डिज़ोल्व होते हैं, पानी में अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होते, तो उसको बनाने के लिए ऑयल का यूज़ किया जाता है। और कुछ अद्वियात के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, साल्ट हैं उनके, वो वाटर में अच्छे से हल होते हैं, ऑयल में नहीं होते, तो उनके लिए वाटर ही यूज़ किया जाता है। तो जहाँ एक्वस लिखा होगा तो उसमें बेटा वाटर होगा, और जिसके अंदर ऑयल लिखा होगा तो वो जो सा है ऑयली सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये आपकी ये भी मरूजी बन सकती है कि नॉरिजेस्ट क्या है? वो ऑयली सोल्यूशन है, और डेपो-प्रोवेरा जो है वो एक्वस सस्पेंशन है, ठीक है। डोजेज एंड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी मकदार क्या होगी और इसको कैसे एडमिनिस्टर करना है बॉडी में? नॉरिजेस्ट 200 मिलीग्राम इन ऑयली सोल्यूशन और इंजेक्शन डेपो-प्रोवेरा 150 मिलीग्राम इन एक्वस सस्पेंशन टू बी एडमिनिस्टर्ड डीप इंट्रामस्कुलरली इन द ग्लूटल रीजन। ग्लूटल रीजन कहते हैं बेटा हिप्स के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों जो इंजेक्शन हैं ये ग्लूटल रीजन में लगाए जाते हैं। द फर्स्ट इंजेक्शन इज़ टू बी गिवन विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब जैसे ही औरत को मेंसेस आते हैं तो जो पहले 5 दिन होंगे तो पहला इंजेक्शन तब लगाया जाता है, एंड रिपीटेड एवरी 3 months, और हर 3 माह के बाद इसको रिपीट कर दिया जाता है। मोड ऑफ एक्शन काम कैसे करता है? द इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी इन द सेम वे एज कंबाइंड पिल्स, ठीक है। इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन भी इसी तरीके से हमल को रोकता है जैसे गोलियां रोकती थी। इसे पिछले 2 लेक्चर्स में हमने टैबलेट्स पे मुकम्मल बहस की है बेटा। टैबलेट्स में भी ऐसे ही हार्मोन थे जो इंजेक्शंस में हैं, ठीक है। इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन पहला काम क्या करता है? ये भी टैबलेट भी यही काम करती थी और इंजेक्शन भी यही काम कर रहा है कि ये ओव्यूलेशन को रोकता है, एग को रोकता है, ठीक है। औरत का एग आएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, और फिर क्या करेगा? सर्वाइकल म्यूकस की गाढ़ापन को बढ़ा देगा। जो सर्विक्स है बेटा विजाइना का या से थोड़ा सा आगे बच्चादानी का जो मुंह है उसको सर्विक्स बोलते हैं, उससे ना एक चिपचिपा मादा खारिज होता है। लेकिन जब औरत का एग आने के वाला होता है ना तो ये चिपचिपा मादा बिल्कुल वाटरी हो जाता है, बिल्कुल, ताकि स्पर्म जो है वो आसानी के साथ इसको इंटर करके यूट्रस से होते हुए फ्लॉपियन ट्यूब्स में जाके और एग के साथ जाके मिलाप कर सकें। लेकिन ये इन इंजेक्शन या टैबलेट से क्या होता है? ये म्यूकस ना गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होके ना और उसका सर्विक्स का मुंह जो बंद कर देता है और स्पर्म को आगे एंट्री नहीं लेने देता। अगर मिलाप होता भी है मेल फीमेल का तो स्पर्म जो है वो विजाइना में ही रह जाएंगे और आगे एंट्री नहीं करेंगे। तो इसके 2 काम है, एक तो ओव्यूलेशन रोक दी इसने, दूसरा क्या है? सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा कर दिया, एंड फॉर्मिंग अ मैकेनिकल बैरियर टू स्पर्म, और एक रुकावट डाल दी। मैकेनिकल बैरियर कहते हैं रुकावट को बेटा, रुकावट डाल दी टू स्पर्म के लिए। चेंजेस द रेट ऑफ ओवम ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लॉपियन ट्यूब्स, तीसरा काम क्या करेगा बेटा? एग ने ना ओवरी से आहिस्ता आहिस्ता मूव करके फ्लॉपियन ट्यूब में आना होता है, ठीक है। तो उसके जो मूवमेंट जो है, ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी कम कर देगा, ये चेंज कर देगा रेट को। मेकिंग द एंडोमेट्रियम लेस सुटेबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। और ये चौथी चीज़ है बेटा, ये 4 चीज़ें ही समझ लो चाहिए होती हैं बच्चा बनने के लिए। इन चारों चीज़ों पे ज़बरदस्त किस्म के इफ़ेक्ट रखता है ये। जो बच्चादानी की यूट्रस के अंदर की जो पहली जिल्द होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और वो बेटा डेसिडुआ बन जाती है। बच्चे को 9 माह
उधर अपने पास स्टे करवाने के लिए। तो जब वो स्टे करवाने के लिए तैयार ही नहीं होगी, तो अगर एग और स्पर्म का मिलाप हो भी गया किसी सूरत, तो वो फिर वहाँ पे रुक नहीं सकेगा। तो देखें, पहला एग होता है, एग को रोक दिया, फिर दूसरा जो है मैकेनिकल बैरियर बनाने के लिए सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा कर दिया इन्होंने, फिर जो एग आ रहा था उसके आने के रेट को स्लो कर दिया कि वह वहीं पीछे ही कहीं ज़ाया हो जाए। ठीक है, एग की जो एज होती है ना बेटा, वो 24 से 48 घंटे होती है, यानी 1 से 2 दिन एग ज़िंदा रहता है। और इतनी देर अगर वो स्लो मूव करता रहा, आगे आया ही ना, तो वो खुद ब खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और चौथा काम क्या है कि अगर फिर भी इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी एग और स्पर्म का मिलाप हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो उसने आके 9 माह स्टे करना है एंडोमेट्रियम में। तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ही उसने इस काबिल नहीं बनाई कि वो 9 माह स्टे कर सके। तो 4 चीज़ें बेटा आपने ये ज़बरदस्त याद रखनी है, और ये बहुत आसान है। टैबलेट भी सेम यही काम करती हैं और इंजेक्शन भी सेम यही काम करता है। इफेक्टिवनेस, फ़ायदा इसका कितना है? द इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव आर एज इफेक्टिव इन द प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी एज कंबाइंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल्स। कहता है इंजेक्टेबल जो है कंट्रासेप्टिव, ये भी उतना ही फ़ायदामंद है जितना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की गोलियां थी। एंड मोर इफेक्टिव दैन आईयूडीज़, और लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव है किससे? आईयूडीज़ से। आईयूडीज़ क्या थी? इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जो मैं पीछे पढ़ाया हूँ लेक्चर्स के अंदर। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो यूट्रस में रखते थे, कॉपर टी और लिपस लूप वगैरह। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या है, कैसी औरतों को सिलेक्ट करना है आपने इसके लिए? द एज ऑफ द क्लाइंट शुड बी बिटवीन 18 to 40 ईयर्स। जो फीमेल है उसकी औरत 18 से 40 साल होनी चाहिए। मेक श्योर, ये यकीन दहानी कर लें, दैट शी हैज़ टू लीस्ट 2 चिल्ड्रन, उसके कम से कम 2 बच्चे हों। बिकॉज इट इज़ नॉट डेफिनेट दैट द फर्टिलिटी विल बी फुली रिस्टोर्ड आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ इंजेक्शंस, क्योंकि ये आप जो है यकीन से नहीं कह सकते कि जो उसकी बच्चे पैदा करने की सलाहियत है, जिसको फर्टिलिटी कहते हैं, वो दोबारा रिस्टोर होगी, दोबारा आ सकेगी अगर आपने ज़्यादा अरसे तक इंजेक्शंस लिए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं भाई जब बच्चा पैदा करना होगा तो इंजेक्शन छोड़ देंगे, और जब बच्चा नहीं पैदा करना तो इंजेक्शन लगवाते रहो। तो ऐसी बात नहीं है, ये पहले कम से कम 2-3 बच्चे जो हैं वो पैदा कर लें। तो क्लाइंट ऐसा हो कि उसकी उम्र 18 से 40 साल हो फीमेल की, और कम से कम 2 बच्चे हों जिसमें एक बेटा भी होना चाहिए। इट इज़ बेटर टू अवॉइड गिविंग हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स टू एवरी यंग एंड वेरी ओल्ड वुमेन। तो ये भी एक एहतियात है, उन्होंने बता दी। ये हार्मोनल कंट्रासेप्टिव हैं, गोलियां भी और इंजेक्शन भी, तो इससे अवॉइड करना है। बहुत नौजवान औरत को और बहुत बूढ़ी औरत को, दोनों को आपने गुरेज करना है। नौजवान औरत को बच्चे पैदा करने दें, और बूढ़ी औरत का तो वैसे मीनोपाज हो जाता है, 40 साल की उम्र के बाद वो बच्चे पैदा करने के खुद ही काबिल नहीं रहती। तो दोनों औरतों को, वेरी यंग और वेरी ओल्ड को देना मुनासिब ही नहीं है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल शुड बी नॉर्मल, उस औरत के मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट साइकिल शुड नॉट बी मोर देन 10 डेज़। और जो सबसे लंबा उसका साइकिल है और जो सबसे उसका छोटा साइकिल है, उनके दरमियान में वक्फा 10 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी फ़र्क जो 10 दिन से ज़्यादा का ना हो। तो ऐसी औरत को हम कहेंगे कि उसके मेंसेस जो है वो नॉर्मल है। अगर वक्फा ज़्यादा हुआ 10 दिन से, तो हम कहेंगे कि उसके मेंसेस जो है वो नॉर्मल नहीं है, इर्रेगुलर हैं। ठीक है, द मेंस्ट्रुअल फ्लो शुड बी मॉडरेट, और जो मेंसेस के थ्रू ब्लड आता है वो दरमियाने दर्जे का हो, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। द नंबर ऑफ डेज़ ऑफ मेंस्ट्रुएशन शुड बी अबाउट 2 to 7 डेज़, और जो मेंसेस का खून आता है उसके दिन जो है वो 2 से 7 दिन ही होने चाहिए, ज़्यादा दिन ना हो, इससे कम भी ना हो। द इंजेक्शन कुड बी गिवन टू पोस्ट अबॉर्शन वोमेन आफ्टर 7 डेज़। अगर किसी औरत का मिसकैरेज हो गया है, हमल ज़ाया हो गया, तो ऐसी औरत को भी 7 दिन के बाद इंजेक्शन दिया जा सकता है। इंजेक्शंस कैन बी गिवन टू लैक्टेटिंग वोमेन, और अगर औरतें दूध पिला रही हैं अपने बच्चे को, तो उनको भी इंजेक्शन दिया जा सकता है। उनको गोलियां मना थी बेटा, टैबलेट्स जो थी कंट्रासेप्टिव। ऐसी औरतों को जिनका बच्चा 5 या 6 माह से कम है और वो सिर्फ दूध ही पीता है माँ का, तो जो टैबलेट खाने से तो जो है बच्चे का दूध वो कम हो सकता है, तो इसलिए लैक्टेटिंग वोमेन को पिल्स नहीं से देते, लेकिन इंजेक्शन दिया जा सकता है। प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑफ आर गिविंग इंजेक्शंस, एहतियाती तदाबीर क्या हैं इंजेक्शन देने के लिए? आफ्टर इंजेक्शन, इंजेक्शन के बाद द साइट शुड नॉट बी मसाज, जहाँ पे इंजेक्शन लगाया आपने वहाँ रगड़ना नहीं है, जो हम इंजेक्शन लगाने के अक्सर बाद रगड़ा लगाते हैं। इंश्योर दैट, ये यकीन दहानी कर लें, द फुल क्वांटिटी ऑफ ड्रग इज़ इंजेक्टेड, कि मुकम्मल क्वांटिटी यानी 1 ml का एम्प्यूल था तो सारी की सारी दवा अंदर चली गई है, थोड़ी बहुत बचानी नहीं है आपने। एंड नन इज़ लेफ्ट इन द सिरिंज, और कुछ भी सिरिंज में वह बाकी नहीं बचा, क्योंकि वो पूरी एक बटा डोज उन्होंने
मैयर करके दी हुई है, अगर आप थोड़ा बहुत बचाएंगे तो वो इतना असर नहीं करेगा, तो पूरी दवा अंदर जानी चाहिए। अल्टरनेट द बटक एट ईच इंजेक्शन, हर इंजेक्शन्स के लिए जो है वो हिप्स चेंज कर लें, ये ना हो एक ही कूल्हे के ऊपर इंजेक्शन लगाते रहें। एक मरतबा अगर राइट पे लगा है तो दूसरी मरतबा लेफ़्ट पे, उससे फीमेल से पूछ लें कि पहले कौन से वाले हिप पे लगा था, तो बटक्स जो है वो चेंज कर लें। बटक्स हिप्स एक ही चीज़ है बेटा। बेनिफिट्स फॉर इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स, ये भी सवाल बन सकता है कि फ़ायदे क्या हैं कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन्स के। तो वेरी इफ़ेक्टिव 99.6%, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा यानी कि इसका रेट है फ़ायदे का। ये मारूजी बन सकती है कि इंजेक्टेबल जो कंट्रासेप्टिव्स हैं उसका इफ़ेक्टिव रेट कितना है, 99.6% है। लॉन्ग एक्टिंग, लंबे अरसे तक काम करता है। इफ़ेक्टिवनेस कंटिन्यूज इवन इफ़ द क्लाइंट्स इज़ 2 वीक्स लेट फॉर हर रिटर्न विजिट, इसकी जो फ़ायदा है वो फिर भी जारी रहता है। अगर गोली आप एक खाते थे यानी एक मिस करते थे तो अगले दिन डबल लेनी पड़ती थी, और अगर 2 गोलियां मिस कर ली तो इसका मतलब है कि उसको हमल होने के चांसेस बन जाते थे, फिर वो पत्ता ज़ाया कर दे और दूसरे तरीके इख्तियार करने पड़ते थे। लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर आपने इंजेक्शन लगवाना था, यानी 3 माह बाद इंजेक्शन लगता है ना इसका, तो 3 माह से अगर 2 हफ्ते ऊपर भी हो गए हैं और वो इंजेक्शन लगवाने नहीं पहुंच सकी तो भी इसका मसला नहीं है, उसको हमल नहीं होगा, तो इसका ये भी फ़ायदा है। फिर आ जाएगा ऑफ़र प्राइवेसी टू यूज़र, जो इस्तेमाल करता है यानी फीमेल चुप करके जाके इंजेक्शन लगाए तो प्राइवेसी है, ये किसी को पता भी नहीं चलता कि इसने इंजेक्शन लगवाया हुआ है, ठीक है। मे हेल्प इन रिड्यूसिंग एनीमिया, और इससे जो खून की कमी है वो भी जो है बेहतर होती है। एनीमिया कहते हैं खून की कमी को, क्योंकि बार बार जो है हमल नहीं होगा उसको, और ज़्यादा बार बार हमल होना, बच्चे पैदा करना, दूध पिलाना, फिर हमल हो जाना। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जैसे ही बालग हुई उनकी शादी हो गई और 40 साल तक वो या तो बच्चे पैदा कर रही होती हैं या बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, तो उनको एनीमिया रहता है, खून की कमी रहती है। तो जब हमल नहीं होगा तो ना तो खून जो है वो ज़ाया होगा, और ना ही जो बच्चे को दूध पिलाने में एनर्जी ज़ाया होती है औरत की वो ज़ाया होगी, तो औरत जो है वो एनीमिया से बची रहेगी, ठीक है। अपीलिंग टू दोज हु लाइक शॉट्स बेटर देन पिल्स, उनके लिए बेहतर है जो कि गोलियां खा खा के थक जाते हैं, उकता जाते हैं, तो उनसे जो बेहतर चीज़ जो चाहते हो वो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये, ठीक है। डू नॉट अफेक्ट ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई आर क्वालिटी, जो औरतें बच्चों को दूध पिला रहे ना तो ये इंजेक्शन उसकी क्वालिटी को कम करता है और ना ही उसकी सप्लाई में कमी लेके आता है, मुतासर ही नहीं करता उसको, जैसे गोलियां कर रही थी मैंने बताया। टैबलेट मना थी ऐसी औरत को जिनका बच्चा 5 से 6 माह के से छोटा है और जो सिर्फ माँ का दूध ही पीता है। इंजेक्शन ऐसा कुछ नहीं करता। नथिंग टू रिमेंबर बियॉन्ड रिटर्निंग फॉर फॉलो अप विजिट, और इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि फॉलो अप विजिट के लिए आना है। टैबलेट का तो ये था जैसे ही आपकी 3-4 टैबलेट्स रह जाएं तो लाजमी आपको फॉलो अप विजिट के लिए जाना पड़ता था ताकि और गोलियां ला सकें, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है। अगर 2 हफ्ते ऊपर भी होगा तो कोई मसला नहीं है। डज़ नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और जो मियाँ बीवी का मिलाप है उसमें भी इंटरफेयर नहीं करता कि मियाँ को कुछ पता चले या इस तरह का कोई सीन हो कि इसने कुछ करवाया हुआ है। यूज़फुल फॉर वुमेन हु वांट नो मोर चिल्ड्रन, ऐसी औरतों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जो मज़ीद बच्चे पैदा ना करना चाहें, बट प्रेफर नॉट टू हैव स्टेरिलाइजेशन, लेकिन जिनको स्टेरिलाइजेशन मुकम्मल तौर पे बांझपन चाहते हो तो उनके लिए प्रेफर नहीं किया जाता ये। यूज़फुल फॉर वुमेन ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज, उन औरतों के लिए भी फ़ायदा मंद है जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो गई है। प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट PID, ये बेटा प्रोटेक्शन देते हैं PID से। PID कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये ऐसी बीमारी होती है जो कि औरतों के जो अंदरूनी अज़ा हैं जिसमें बच्चादानी, जिसको यूट्रस बोलते हैं, फ़लैपियन ट्यूब और ओवरीज, उनको मुतासर करती है। तो ये इन्फेक्शन जो है वो जाता नीचे से ही है, वजाइना के रास्ते। तो अगर आप ये इंजेक्शन लेंगे तो किसी हद तक ये PID को रोकेगा, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होने से रोकेगा। वो कैसे? क्योंकि इस सर्वाइकल म्यूकस को जो थिक कर देता है यानी गाढ़ा कर देता है, और जो इन्फेक्शन है या स्पर्म है वो सर्विक्स क्रॉस ही नहीं कर सकते। अगर सर्विक्स क्रॉस करेंगे तो ही आगे पहुँचेंगे ना।
तो इस वजह से ये PID से बचाता है। एन इंजेक्शन मेक द सर्वाइकल म्यूकस थिकर, ये इंजेक्शन जो है वो सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको गाढ़ा करते हैं। सो इन्फेक्शन इन वजाइना और सर्विक्स इज़ लेस लाइकली टू रीच द यूट्रस एंड ट्यूब्स, तो जो इन्फेक्शन है वजाइना का या सर्विक्स का वो आगे यूट्रस तक या ट्यूब्स तक पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी हदूदें क्या हैं? डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मोस्ट STDs, बहुत सारे जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो मेल से फीमेल को लगती हैं और फीमेल से मेल को लगती हैं, ये उनसे प्रोटेक्ट नहीं करता। कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूड और रिमूव्ड फ्राम द बॉडी, इसको ना तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो ना ही जिस्म से निकाल सकते हो। इफ़ कम्प्लिकेशन डेवलप्स, अगर इस कोई पेचीदगियाँ आती हैं, यानी ज़ाहिरी बात है इंजेक्शन एक बार दाखिल कर दिया तो कर दिया, अब उसको कैसे निकाला जा सकता है। और इफ़ प्रेगनेंसी इज़ डिज़ायर्ड, या हमल आपको ख्वाहिश हो जाए तो 3 माह से पहले 4 माह से पहले आपको हमल नहीं होगा तो ना आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो ना ही इसको रिमूव कर सकते हो। हाँ, टैबलेट वगैरह का ये था कि जब आपको हमल की ख्वाहिश हो तो फ़ौरन जो है वो टैबलेट रोक दो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंजेक्शन लगवा दिया तो 3-4 माह के लिए काफ़ी है। ये फॉलो प्रोसीजर क्या है? द क्लाइंट शुड बी आस्क्ड टू रिपोर्ट फॉर फॉलोअप क्लिनिक, आपने मरीज़ा को कहना है कि फॉलो विज़िट के लिए आना है और रिपोर्ट करनी है ऑफ इंजेक्शन एट एन इंटरवल स्पेसिफाइड बाय द ड्रग कंपनी, उस वक्फे के बाद जो कंपनी ने दिया हुआ है, यानी 3 माह का या 4 माह का, उस वक्फे के बाद लाजमी फॉलोअप करना है और आपने आना है। ठीक है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ड्रग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ने जो दिया हुआ था आपको एक टाइम, उस इंजेक्शन के ऊपर लिखा हुआ होता है, LHV आपको बता देती है। द रिस्पेक्टिव ड्रग्स आर द टेक्निकल एक्सपर्ट ऑफ द पॉपुलेशन प्रोग्राम, और जो ये टाइम जो है वो किसने भी डिसाइड किया होता है, जो रिप्रोडक्टिव ड्रग्स और जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं पॉपुलेशन प्रोग्राम के, उन्होंने भी ये टाइम बताया हुआ होता है LHVs को कि इतने अरसे के बाद आपने दोबारा क्लाइंट को बुला के इंजेक्शन लगवा देना है। एन अपॉइंटमेंट कार्ड शुड बी गिवन टू द क्लाइंट, अपॉइंटमेंट कार्ड जो है वो मरीज़ा को दिया जाता है। ऑन विच द क्लाइंट्स होम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नोटेड, जहाँ पर उस मरीज़ा का क्लाइंट मरीज़ा के लिए आ रहा है, बेटा मरीज़ा तो नहीं है आपका, समझ लो वो आपकी मरीज़ा ही कह लो उसको, या आपका क्लाइंट वैसे ग्राहक होता है। ठीक है, तो जो आपकी मरीज़ा है उसका घर का और एड्रेस और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। ऑफ इनिशियल इंजेक्शन, जो इसका इब्तदाई सबसे पहला इंजेक्शन लगा था, विद द डेट ऑफ नेक्स्ट इंजेक्शन, और उसके साथ नेक्स्ट इंजेक्शन की डेट भी लिखी होती है कि फ़लाँ डेट को आके आपने इंजेक्शन दूसरा लगवा लेना है। द CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्स और LHV जो लेडी हेल्थ विजिटर है, शुड आल्सो मेंटेन द डायरी, वो लाजमी खुद भी डायरी मेंटेन रखेगी। ऑन विच द अपॉइंटमेंट डेट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट इंजेक्शन ऑफ ऑल क्लाइंट्स आर नोटेड डाउन, जिस पर तमाम जो क्लाइंट्स हैं उनकी नेक्स्ट आने की जो डेट है वो नोट डाउन होती है। अगर कोई क्लाइंट नहीं भी आती तो फ़ोन नंबर वगैरह हो, आजकल तो आसान तरीका है, या व्हाट्सएप उसको मैसेज करके याद दिलवा दें कि आपका डेट आ चुकी है इंजेक्शन लगवाने की, तो अगर आप चाहें तो इंजेक्शन लगवाने आ सकती हैं। इफ़ द क्लाइंट फेल्स टू टर्न अप, अगर जो क्लाइंट है आपकी वो वापस आने में नाकाम हो जाए, ना आए, ऑन द ड्यू डेट, मतलूबा जो डेट थी उसकी, होम विजिट शुड बी मेड इधर बाय द LHV हरसेल्फ और द फील्ड वर्कर अटैच टू द क्लिनिक, तो होम विजिट किया जा सकता है, या LHV खुद भी करेगी, या जो उसने वर्कर रखे होते हैं जो क्लिनिक के साथ अटैच होते हैं उनके ज़रिए भी उसका होम विजिट करवा सकती है, उसके घर पैगाम पहुंचा सकती है, या इंजेक्शन उसको घर में भी जाके लगाया जा सकता है अगर प्राइवेसी हो। हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट एट फॉलो विजिट, जब फॉलो विजिट के लिए जैसे ही औरत आएगी तो उसकी हिस्ट्री लेनी है और उसका एग्जामिनेशन करना है। एट द फॉलो विजिट, जैसे ही फॉलो विजिट के लिए आए, डिटेल शुड बी ऑब्टेन, डिटेल जो है वो हासिल करनी है अबाउट द क्लाइंट्स मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, औरत की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के मुताबिक, एंड रिकॉर्ड ऑन हर क्लिनिकल रिकॉर्ड कार्ड, और उसका जो क्लिनिकल रिकॉर्ड कार्ड है उस पर रिकॉर्ड करनी है। ईच पेशेंट शुड बी आस्क्ड फॉर सिम्टम्स और कंप्लेंट्स, हर मरीज़ा को उसकी से अलामात और कंप्लेंट्स के बारे में पूछना है। दैट शुड कैन रिकॉल सिंस हर लास्ट विजिट, जो उसे महसूस हुई हो या दोबारा से आई हो जो उसने लास्ट विजिट किया था उसके दौरान। ईच पेशेंट शुड हैव हर ब्रेस्ट पल्पेटेड टू सी इफ़ देयर इज़ एनी मास और स्वेलिंग, हर पेशेंट को जो उसको कहना है कि अपनी जो दूध हैं, छातियां हैं,
ब्रेस्ट है उनको टटोल के देखना है, दबा के हल्का सा देखना है कि उनमें कोई गिल्टी या कोई मांस तो नहीं बन रहा। ये भी ख़तरनाक हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। तो इस वजह से उनको कहना कि अपने ब्रेस्ट को हल्का सा दबा के देखें। विजाइनल एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड, विजाइनल एग्जामिनेशन करना है ऑन एवरी फॉलो अप विजिट, हर फॉलो अप विजिट पे। द ब्लड प्रेशर एंड वेट ऑफ द क्लाइंट इज़ चेकड, ब्लड प्रेशर भी चेक करना है और वज़न भी देखना है क्लाइंट का। एंड रिकॉर्डेड ऑन द क्लिनिकल रिकॉर्ड कार्ड, और इसको क्लिनिकल रिकॉर्ड कार्ड पे नोट करना है। ये ना हो कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो। द रेलिवेंट कंपाउंड शुड बी इंजेक्टेड, और इससे जो मुतलबा कंपाउंड है वो इंजेक्ट करना है आपने, यानी जो दवा है वो इंजेक्शन के ज़रिए लगा देनी है। अ फॉलो अप अपॉइंटमेंट शुड बी गिवन एट अप्रोप्रिएट टाइम, फॉलो अप अपॉइंटमेंट देनी है, ख़ास वक्त देना है उसको कि आपने फ़लाँ डेट को 3 माह बाद या जितना भी अरसा है उसके बाद फ़लाँ से फ़लाँ टाइम के दौरान आपने आ जाना है। तो ये था बेटा हमारा सारा का सारा जो है इंजेक्शंस और उसके फॉलो विज़िट। फिर अब देखेंगे साइड इफ़ेक्ट, इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं और उनको मैनेज कैसे करना है। तो इरेगुलर ब्लीडिंग और स्पॉटिंग, जैसा कि टैबलेट से हो रहा था सेम, क्योंकि टैबलेट में भी वही हार्मोन्स थे बेटा और इसमें इंजेक्शन में भी वही हैं। तो अगर इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है और या धब्बे लग रहे हैं खून के औरत को, तो वो क्या करेगी? मोस्ट ऑफ द वोमेन यूजिंग इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव एक्सपीरियंसेस इरेगुलर ब्लीडिंग एंड स्पॉटिंग। बहुत सारी औरतें जो इंजेक्शन वाले कंट्रासेप्टिव यूज़ कर रही हैं उनको इरेगुलर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का सामना हो सकता है। सच सिम्टम कुड बी कंट्रोल्ड बाय गिविंग द साइकिल ऑफ लो डोज कंबाइंड ओरल पिल्स। तो ये इस मसले को सॉल्व किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है कि या तो आप लो डोज उसको इंजेक्शन लगाओ या उसको साथ में ओरल पिल्स भी दे दो, कि यानी कि ओरल पिल्स खाएं। उसमें भी क्या करते थे हम कि अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही थी तो 4 या 5 गोलियां नेक्स्ट पत्ते में से एक्स्ट्रा दे देते थे कि आपने 4 या 5 दिन 2-2 टैबलेट खानी है। तो इसके अंदर भी हम इजाफी तौर पे टैबलेट्स दे देंगे इसको। एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, ज़्यादा या लंबे अरसे से ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करेंगे? ऑल वोमेन हैविंग हैवी मेंसेस, वो तमाम औरतें जिनको ज़्यादा मेंसेस आ रहे हैं, शुड बी गिवन आयरन टैबलेट्स। तो उनको आयरन टैबलेट्स देंगे। वो क्या होती हैं बेटा? खून बनाने वाली गोलियाँ। आयरन से क्या बनता है आपका? हीमोग्लोबिन। तो वो टैबलेट देंगे ताकि वो जो खून ज़ाया हो रहा है वो बनता रहे, ये ना हो औरत खून की कमी का शिकार होकर, जिसको अनीमिया बोलते हैं, और मरी जाए। 50 माइक्रोग्राम्स ऑफ एस्ट्रेडियोल 1 टैबलेट 3 टाइम्स डेली फॉर 3 डेज़। तो 50 mg वाली जो एस्ट्रेडियोल टैबलेट है सुबह दोपहर शाम यानी 3 टाइम हो गई और 3 दिन के लिए दे देनी है। इफ़ दिस इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ये मौजूद ना हो, गिव टैबलेट्स प्रोगाइनोवा। तो टैबलेट कौन सी देनी है? इसकी जगह पे प्रोगाइनोवा देनी है। डेपो एस्ट्रेडियोल है ये। 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, एक गोली दिन में 2 मरतबा, इन्हें सुबह एक और एक शाम, फॉर 3 डेज़, 3 दिनों के लिए दे देनी है। ये 2 गोलियां हैं बेटा। ये उनका इलाज बताया जा रहा है जिनको लंबे अरसे से ब्लीडिंग है और इंजेक्शन की वजह से ही है। इफ़ द अबव ट्रीटमेंट इज़ इफेक्टिव, अगर ऊपर वाली ट्रीटमेंट फ़ायदेमंद हो, द क्लाइंट में बी गिवन एन इंजेक्शन ऑफ 10 मिलीग्राम डेपो ऑस्ट्रेडियोल। तो आपने क्लाइंट को 10 मिलीग्राम डेपो ऑस्ट्रेडियोल इंजेक्शन दे देना है। साइपियोनेट इन ऑयली सोल्यूशन वाला डीप इंट्रामस्कुलरली, और गोश्त में गहराई में लगाना है। दिस विल स्टॉप द ब्लीडिंग विद इन 24 आवर्स। तो इससे जो है वो रुक जाएगा, ब्लड रुक जाएगा बेटा। ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुई, ये ऊपर वाले ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव लिखा हुआ, इफेक्टिव नहीं है, ये इनइफेक्टिव, यानी कि आपने वो टैबलेट्स दी हैं 3-3 दिन के लिए, फिर भी ब्लड नहीं रुक रहा, इनइफेक्टिव है। तो आपने फिर ये इंजेक्शन देना है, डेपो एस्ट्रेडियोल साइपियोनेट, ऑयली सोल्यूशन है ये, और डीप मस्कुलरली का मतलब हिप पे लगाना है आपने ये, या शोल्डर में, और 24 घंटे के लिए ब्लीडिंग को रोक देगा। ये भी मरूजी बन सकती है कि ये जो इंजेक्शंस है ये कितनी देर के लिए ब्लीडिंग रोकेगा, आपने बताना 24 घंटे के लिए। इफ़ इट हैज़ बीन नोटेड दैट, तो अगर आपने ये नोट करना है लाजमी, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एंड LHVs रिकमेंडेड डायलिटेशन एंड क्यूरेटिज इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग। बहुत सारे डॉक्टर या LHV जो है वो रिकमेंड करते हैं डायलिटेशन एंड क्यूरेटिज। डायलिटेशन और क्यूरेटिज में क्या होता है बेटा? वो कस्को स्पेकुलम है, वो वजाइना के रास्ते सर्विक्स में एंटर करके और अंदर का मुआयना किया जाता है और अंदर की सफाई की जाती है, उसको डायलिटेशन और क्यूरेटिज बोलते हैं। ठीक है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटिज इज़ नॉट रिकमेंडेड इन एवरी केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग। हर हैवी केस में डायलिटेशन और क्यूरेटिज रिकमेंड नहीं की जाती, एज ड्यू टू रिपीटेड इंजेक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम बिकम्स थिन। क्योंकि जो यूट्राइन
एंडोमेट्रियम है वो बहुत पतली हो चुकी होती है बार बार इंजेक्शन लगाने से, एंड एट्रोफाइड, और वो आसानी के साथ जो है वो ज़ख्मी हो सकती है। तो इसलिए डायलिटेज एंड क्यूरेटेज जो है वो हर केस में रिकमेंड नहीं करते। क्यूरेटेज में काज इंजरी, क्यूरेटेज से जो है वो इंजरी हो सकती है टू द मस्कुलर लेयर ऑफ द यूट्रस, बच्चादानी की जो मसल वाली लेयर है उसमें। इफ़ द ब्लीडिंग परसिस्ट, अगर ब्लीडिंग बार बार फिर भी जारी रहे आफ्टर ट्राइंग द अबव 3 मंथ्स मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, तीनों जो मेथड है ट्रीटमेंट के, फिर भी ब्लीडिंग जारी रहती है, द क्लाइंट में बी रेफर्ड एज गायनाकोलॉजिस्ट, तो फिर आपने क्लाइंट को किसके पास भेजना है? गायनाकोलॉजिस्ट के पास भेज देना है। तो ये थे साइड इफ़ेक्ट बेटा। फिर एक साइड इफ़ेक्ट आ जाता है एमिनोरिया। एमिनोरिया होता है 2 या 3 माह तक भी लगातार औरत के जो मेंसेस हैं वो स्टॉप हो सकते हैं, उसको आरजी जो है मेनोपॉज कहते हैं, इसको एमिनोरिया बोलते हैं बेटा। ठीक है। आफ्टर टेकिंग द नंबर ऑफ इंजेक्शंस, कई सारे इंजेक्शन लेने के बाद, सम वुमेन डेवलप एमिनोरिया, कुछ औरतों का एमिनोरिया हो जाता है। इफ़ अ वुमेन हैज़ एमिनोरिया ऑफ 45 डेज आर मोर, अगर किसी औरत को एमिनोरिया हो जाए 45 दिन या इससे ज़्यादा का, एंड प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड, और उसको हमल का शक भी हो, ऑन विजाइनल एग्जामिनेशन से, देन द प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड, तो पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लें कि ये ना हो कि ये जो मेंसेस स्टॉप हुए हैं हमल की वजह से ही हों। टू एक्सक्लूड आर कन्फर्म प्रेगनेंसी, ताकि आपको पक्का पता चल जाए कि प्रेगनेंसी है या नहीं। इफ़ नेगेटिव, अगर प्रेगनेंसी नेगेटिव हो, देन द सब्सिक्वेंट इंजेक्शन में बी गिवन, तो फिर मुतबादिल इंजेक्शन फिर लगा दें। ठीक है। अदर माइनर साइड इफ़ेक्ट्स, और कुछ और मामूली साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं उसमें। वेट गेन, औरत का वज़न बढ़ जाता है। सम वुमेन एक्सपीरियंसेस इंक्रीज इन द वेट आफ्टर टेकिंग इंजेक्शन, कुछ औरतों को ये तजर्बा होता है, कुछ फील होता है कि उनका वज़न बढ़ चुका है इंजेक्शन लेने के बाद। दिस इज़ यूजुअली सीन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ द यूज़, आमतौर पर ये देखा गया जब पहला साल होता है इस्तेमाल का, एंड इज सब्साइज लेटर, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये दब जाता है और औरत का वज़न नॉर्मल हो जाता है। नोजिया एंड गिडीनेस, उल्टी आने की कैफियत होना और चक्कर आना। दिस में भी नोटेड सम केसेस, कुछ केसेस में यह भी नोट किया गया ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू इंजेक्शंस, पहले चंद इंजेक्शंस के दौरान, एंड इट डिसअपियर्स विदाउट ट्रीटमेंट, और ये ट्रीटमेंट के बगैर खुद ही गायब हो जाता है। हेडेक, सर में दर्द रहना, नर्वसनेस, परेशान रहना, चिल्स, सर्दी लगना, एक्नी, और चेहरे पे दाने निकल आना। दीज सिम्टम्स में बी सीन इन द सम वुमेन, ये अलामात भी कुछ औरतों में देखी गई हैं, बट यूजुअली डिसअपियर्स, लेकिन आमतौर पर ये गायब हो जाती हैं ऑन देयर ओन, खुद ब खुद ही, यानी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। रीअश्योर द क्लाइंट्स, मरीज़ा को आपने यकीन दहानी करवानी है, नो ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी, और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे बेटा हमारे कंट्रासेप्टिव इंजेक्शंस। फिर कंट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स, ये बॉडी में कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जो बाजू में इंजेक्शंस के ज़रिए बेटा रख दिए जाते हैं, जिससे जो है वो हमल नहीं होता। तो वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।